एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी और उसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और आप ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होने के बाद दोनों की कंसंट्रेशन तब तक नहीं चेंज हो सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें ना लगे, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस या कैटलिस्ट का। और इसी को जानने के लिए इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे ली चैटेलियस प्रिंसिपल। हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज खेम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी लंबे समय से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आप हमारे विद्यार्थी हैं, आपने हमसे पढ़ा हुआ है, इसलिए हम आपके शुभचिंतक हैं। और इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि जो कि पहला चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। उसके जितने भी टॉपिक्स हैं आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन भी है थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, कि नाम कहां से पड़ा इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जैसा आप लोग जानते हैं कि एक रिएक्शन के माध्यम से हम आपको बताते हैं, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे कोई रिएक्शन इनिशियल में स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होता है इसको हम मानते हैं क्या? रिएक्टेंट। जिसके आप लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? अभिकर्मक शायद बोलते हैं, हाँ, रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, यानी कि स्टार्ट जस्ट होने वाली है एट द टाइम टी, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? मान लीजिए 5 ml है। ठीक है, 5 ml। उस समय तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 ml। ठीक है, मान लीजिए ऐसा। कुछ समय के बाद मान लीजिए एट द टी बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मान लीजिए 2.5 ml। 2.5 ml, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी? 5 में से क्या घटा देंगे? 2.5 ml को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 2.5 ml। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, अभी तक ये रिएक्शन कहां पे जा रहा था? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तब बताइए रिएक्शन कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? कहीं पे नहीं जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे आप ली चैटेलियस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत, क्या होगा? जैसे ही आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहां पे लिख रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन इसको ऐसे दिखाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, डबल एडेड एरो। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एट द इक्विलिब्रियम, यानी कि जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये प्रोडक्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंट की तरह, रिएक्टेंट की तरह, और ये रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरह। क्यों, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, कंसंट्रेशन का इफेक्ट बढ़ाएंगे लीचेटेलियस प्रिंसिपल में, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आया। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग के बाद कुछ समय के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। एक समय के बाद ऐसा आता है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है, यानी कि इक्वल हो जाने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो गई, और उसी कंडीशन को, उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम को हम सिंगल एरो से ना दिखा के कैसे दिखाते हैं, डबल हेडेड एरो या रिवर्सिबल एरो, सॉरी रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसके आगे भी चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो आइए बताते हैं इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए ये क्या होता है, चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे ना। ठीक है, द रेट एट which the substances reacts is directly proportional to active mass of reacting species लिखा गया, द रेट एट विच द substances react is directly proportional to active mass of reacting species। चलिए इसको समझने के लिए एक केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड प्लस ये स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, ये मिलकर बना है क्या, स्मॉल सी एंड प्लस कैपिटल डी। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। देखिए डबल एडेड एरो लगा है या रिवर्सिबल एरो लगा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, के फॉरवर्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे के बैकवर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे, आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि इसे लिखते हैं के सी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरो के लेफ्ट साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और एरो के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिखेंगे, तो एरो के राइट साइड क्या हो जाएगा, एज रिएक्टेंट, और एरो के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा। तो ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगा, फॉरवर्ड के लिए ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एंड बी, ये घात में लगा देंगे ना। और इसके लिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए ये रिएक्टेंट बन जाएगा सी, इसका हाथ लगा देंगे यहां पे, और डी ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए और यहाँ पे बैकवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम के सी हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ लिखें, क्या, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये ऊपर और ये नीचे, सी कंसंट्रेशन और डी की पावर डी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के सी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे चेंज होती है और कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, तो आइए एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम। अच्छा, यहां पे प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहां पे छूट गया था, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे ऐड कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। टाइम, इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, टाइम, और ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट द इनिशियल ऑफ रिएक्शन या स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, जीरो। यहां पे तो कंसंट्रेशन जीरो ही होगी ना, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगी या ज्यादा बढ़ेगी। और यहां पे क्या बनाएंगे हम, रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन कुछ ये है। अब बताइए, समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए बताते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, और उसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। और आप ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होने के बाद दोनों की कंसंट्रेशन
तब तक नहीं चेंज हो सकती जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें ना लगे, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस या कैटलिस्ट का। और इसी को जानने के लिए इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे ली चैटेलियस प्रिंसिपल। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो गया बताइए, यहां पे क्या हो गया है, जब दोनों की कंसंट्रेशन साथ साथ चल रही है, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड, ठीक है। तब कंसंट्रेशन दोनों की साथ साथ चलेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है, जहां पे थी वहीं पे रुकी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, लेकिन दोनों देखिए ग्राफ कैसे हो गए, कंसंट्रेशन के पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे सीधे में चल रहे हैं, एकदम सीधे सीधे चल रहे हैं, यानी कि ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है, सीधे चल रहे हैं। इसका मतलब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर आप नहीं लगाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, जब तक आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसी चेंज को समझने के लिए आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे ली चैटेलियस प्रिंसिपल। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इक्विलिब्रियम कहां पे बन रहा है और इक्विलिब्रियम मेंटेन कहां पे हो रहा है। इस ग्राफ को आप लोग एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्जामिनर इसको कट ना कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।